तो ऐश के जुनून की फाइनली लास्ट एपिसोड गुजर चुकी है और क्या हुआ एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड में अगर नहीं है आपके पास टाइम 1 घंटा बैठकर एपिसोड देखने का तो भैया आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में ये भी कि ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग था, इसकी मेरे अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग बनती है, लास्ट एपिसोड में कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे, कौन से स्टूपिड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं वो भी 50% ऑफ पे, और आजकल तो रमजान सेल की वजह से ऑलमोस्ट 70% ऑफ लगा हुआ है बहुत सारी चीजों पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद यहाँ पर आपको दिखाया गया अदालत वाला सीन, और उससे भी पहले जिस तरह से माँ आती है शेरोज की पूछने के लिए, बात करने के लिए हमारे राहिम से कि ऐसे में वो माफ़ कर दे, तो राहिम का ये स्टांस कि हाँ भैया ऐसे में मेरा बाप भी ये चाहता था कि उसको सज़ा मिले और वैसे भी वो एक मुजरिम है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया गया जो जमाल है, मतलब वो एक बड़ा ही स्ट्रेंज कैरेक्टर उभर कर आता है कि जहाँ पर उसकी माँ को किडनैप किया हुआ था और ऐसे में उसको जान से मारने की धमकी तक दी, लेकिन फिर भी वो बंदा किसी के भी प्रेशर में नहीं आया। इनफैक्ट ही डिडंट केयर कि अगर उसकी माँ भी मर जाती है उसके बयान से, मतलब बेचारा बहुत ही तंग पड़ा हुआ था जेल के अंदर और उसका बस ये था कि किसी भी तरह से बस मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ। तो अदालत में उसका जो बयान था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन आप इसको मजीद इंटरेस्टिंग मैनर में बना सकते थे। वो बहुत ही ज़्यादा उतावला हुआ होता और जैसे ही वो कटहरे में आता और आते साथ ही फट पड़ता, सबकी इंसल्ट करता कि मतलब किस तरीके से उसको फंसाया गया, और उसके बाद वो पॉइंट करता अपनी फिंगर को हमारी शेरोज की माँ की तरफ कि ये वो बैठी है औरत जिसने मुझे हमेशा खरीदा और अपने इस मुजरिम बेटे की वजह से, कि मतलब जो सारी सज़ा डिजर्व करता था और मैं कब से जेल में पड़ा सड़ रहा हूँ। तो सोचो ज़रा कुछ अगर इस तरह के उसके अल्फाज होते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगता, लेकिन आपने तो दिखाया कि हाँ उसने बड़ा डिसेंट मैनर में, बड़ा झुक कर, बड़े आराम से, बड़े तमीज़ से बताया सबको कि मतलब किस तरीके से क्या हुआ था। तो एक तो ये मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन हो जाती हमारे जमाल के बयान को लेकर तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। फिर दूसरी बात ये है कि जब अदालत ने उससे ये पूछा कि कौन आता था तुम्हें प्रेशराइज करने, किसने तुम्हें पैसों का ऑफर किया, तो ये बात उसको बतानी चाहिए थी कि वो बेसिकली कौन शख्स था, क्योंकि बैठा तो वहाँ पर वो वकील अंकल भी था, तो वो कह सकता था कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ऑफ़र दी। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप भूल ही जाओ एकदम से। पैसों की ऑफ़र तो फर्स्ट टाइम जो दी थी वो वैसे भी शेरोज़ के मामू ने दी थी, तो इस पॉइंट पर उसका भी कोई ना कोई रोल होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको दिखाया गया कि शम्सी के ऊपर उसने फ़ौरन से कह दिया कि हाँ शम्सी का जैसे उसे नाम भी पता था, जिससे मिलकर वो सारी डील हुई, जिसने अंदर किया, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोला। सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ लगी ना मुझे लास्ट एपिसोड में, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, वो ये कि आप लोगों ने ना सारी की सारी फीलिंग्स ही चेंज कर दी। हम चाहते थे शेरोज़ को मतलब सज़ा होती 10, 20, 25 साल, जितने साल की भी, और आप दिखाते उसको सज़ा कटते हुए, थोड़ा बहुत सीन दिखा देते कि हाँ वो जेल में बैठा सड़ रहा है या सुलाखों को पकड़ के झंझोड़ रहा है। लेकिन आपने तो एंड पे हमेशा पता नहीं क्या करते हो, ज़्यादातर ड्रामों के अंदर जो है ना विलन के ऊपर सारी सिंपैथी ले आते हो। या भाई क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप दिखाते लास्ट एपिसोड में कि हाँ उसको गोली लग जाती है और वो बेचारा मर ही जाता है। इससे बहुत बेहतर ये होता कि आप दिखाते कि हाँ भैया ठीक है उसने गन पकड़ ली थी, लेकिन फिर से पुलिस वालों ने उसे पकड़ के बस उसको जेल के अंदर डाल दिया। ये मत दिखाते कि हाँ उसको गोली लग गई है, फिर जिस तरीके से माँ तड़प रही है, वहाँ पर राइम भी आ जाता है, एमन भी आ जाती है। मतलब थोड़ी देर पहले जो लोग बैठकर विक्ट्री मना रहे थे कि ऐसे में हमने फाइनली शेरोज़ को जो है वो टांग दिया, फिर दूसरे ही लम्हे जो है वो अब उस पर आंसू बहा रहे हैं कि हाय हाय ये क्या हो गया। तो ये मिक्स सी फीलिंग्स ना ही करते तो बेहतर था। मेरे ख्याल से शेरोज़ को सिर्फ और सिर्फ जेल में सड़ते हुए दिखाते तो शायद वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता। और हाँ ये दिखाया जा सकता था टाइम लैप्स में जाते हुए कि हाँ भाई ऐसे में 10 साल बाद शेरोज़ को थोड़ा सा बियर्ड में या फिर हल्के से वाइट हेयर्स के साथ दिखा देते, फिर दिखाते कि किस तरीके से शेरोज़ को जब जेल से छुड़ाने के लेके गए हैं साथ आफिया मैम भी, तो वहाँ पर वो कितना अपोलोजेटिक है, कितना वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है और फाइनली खुश हो रहा है कि उसे एक नई ज़िंदगी मिली। अगर आप इसका कुछ ऐसा एंड दिखाते ना तो मार्क माई वर्ड दैट वाज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड। लेकिन आपने शेरोज़ को मार के एंड पे ये साबित कर दिया कि हाय बेचारा मर ही गया ना लास्ट में,
तो ये चीज़ इतने ज़्यादा मज़े की नहीं लगी। बाकी आफिया को मेरे ख्याल से जहाँ तक आपने दिखाया पूरे ड्रामे के अंदर, वो ठीक है, शरोज़ से मोहब्बत तो करती थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा मान लो कि सेल्फिश भी थी। और कैसे वो इतने आराम से फिर अपने उस बड़े से महल को छोड़ के दूसरी जगह पर रह लेगी और फिर वो वापस जाएगी भी नहीं। इवन के राहिम जो है वो उसको लेने के लिए आता है और बेटे की तस्वीर दिखाता है। बेटा माशाल्लाह 4-5 साल का हो जाता है, लेकिन राहिम में और एमन में 0.1% भी फ़र्क नहीं दिखाया गया। नॉर्मली आपको 5-6 साल बाद थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज आ ही जाता है आपकी फिजिक्स में, आपके लुक्स में, तो वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं तो शायद ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा अच्छा लगता। इसके अलावा बाकी ड्रामा अच्छा था, एंडिंग भी बेहतर हुई है। ड्रामे की अगर मैं मार्किंग करूं तो यहाँ पर मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। मतलब नाइदर सो गुड नॉर सो बैड। कोई ऐसा ड्रामा नहीं है कि जिसको शायद आपको पागलों की तरह बैठकर देखना चाहिए। मैं आज भी बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि मैंने इसे उस लिस्ट में क्यों रखा जिसमें मैंने कह दिया कि भैया मरने से पहले ये लाजमी देख लें, जो साल में एक दफ़ा लिस्ट आती है। बेसिकली इसका स्टार्टिंग इतना थ्रिलिंग था, इतना इंटरेस्टिंग था। आई वॉज होपिंग कि जैसे चीख ने एंड तक अपनी ऑडियंस को बड़ा जमा कर रखा, ये ड्रामा भी वैसे ही थ्रिल क्रिएट करेगा और यहाँ पर लोगों को देखने का एंड तक बहुत मज़ा आएगा। लेकिन नहीं भैया, शुरू की चंद एपिसोड्स के बाद ये ड्रामा इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये चीख से निकल के डायरेक्टली हब्स के अंदर घुस जाता है। हब्स वो ड्रामा जिसके अंदर आयशा का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था और रोल प्ले भी वही कर रही थी उशना शाह, जो यहाँ इस ड्रामे के अंदर भी हमें करती हुई नजर आई। एक बड़ी स्टूपिड सी लॉजिक दिखाई जाती थी कि मतलब जहाँ पर इसको कुछ भी याद नहीं है, इसको सिर्फ वो वाली बातें याद हैं जहाँ पर मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं, जहाँ पर मामला सुधर सकते हैं, वो वाली बातें इसको याद नहीं है। या तो आप इसका कंप्लीट मेमोरी लॉस दिखाते, उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखते, या फिर आप दिखाते कि हाँ भैया उसको जहाँ पर नेगेटिव बातें कुछ याद हैं वहाँ पर उसको कुछ पॉजिटिव भी याद है, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता। लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा ना बाइस्ड रखा इस सिनेरियो के अंदर। फिर आगे से जहाँ पर आपको दिखाया गया कि एमन जो है वो इतनी बदतमीज़ी कर रही थी, इतना उसने यहाँ पर हमारे राहिम को झंझोड़ा, उसको भी कोई सेटिस्फैक्ट्री मैनर पे अपोलोजेटिक होते नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर किस तरीके से जो माहीन है जो इतना पीछे लगी हुई थी वो फाइनली कैसे फेस करती हमारे राहिम को। ठीक है, वो लास्ट मोमेंट में मिलकर चली जाती है इसको, और जमाल बेचारा ने जो जेल काटी है फिर जाकर माँ की वो बात कर रहा है, माँ को रेस्क्यू किया या नहीं। तो छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें थीं जो शायद ड्रामे के अंदर दिखा देते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। इसके अलावा यहाँ पर ड्रामा ओवरऑल बेहतर था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया 5 नंबर इसको मिल गए हैं 10 में से। आप कितनी मार्किंग करते हो इसकी 10 आउट ऑफ, आप कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भैया ये भी है कि यहाँ पर ये जो ड्रामा था ना, मतलब इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ देखने को मिली शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग। मतलब शहरयार मुनव्वर के इससे पहले जितने भी ड्रामे आए ना, मुझे वो इतने ज़्यादा नहीं भाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था जब भी इसका ड्रामा कोई भी लॉन्च होता था, क्योंकि मेरा कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया। बट इस ड्रामे के बाद अज्यूम कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर एक तो इसको अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा और ये वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला है। इसमें बहुत कमाल डेफिनेटली डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों का भी होता है, उसने भी अच्छी खासी मेहनत की। इस ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी और बाकी सब कुछ काफ़ी डिफरेंट, एडवांस और मज़े का था। आप उसको कह सकते हो कि हाँ, काफ़ी अपग्रेशन हमें फील हुई। और शहरयार मुनव्वर का ये कैरेक्टर इस पर बहुत ज़्यादा सूट करता है मेरे ख्याल से। जैसे बाकी दूसरे एक्टर्स को उनके बेस्ट रोल बार बार ऑफर होते हैं, तो इसको ये वाला रोल 1 से 2 दफ़ा मज़ीद ऑफर किया जा सकता है। लेकिन दानिश तैमूर की तरह नहीं कि मतलब अब 5 साल हो गए आज भी आपने उसको दीवानगी के अंदर ही घुसाया हुआ है और हर साल उसके 3 ड्रामे आते हैं दीवानगी का रेप्लिकास, लेकिन वो मज़ा नहीं देते, वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता हमारा जो बनना चाहिए। सो ये रहा भैया मेरा लास्ट एपिसोड के ऊपर फीडबैक। कैसा लगा ये ड्रामा और कैसे लगे इसके रिव्यूज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा ये भी कि भैया आप कौन सा ड्रामा आ रहा है इसकी जगह जिसको लेकर आप बड़े एक्साइटेड हो, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मैं आपको अगर अपना गेस बताऊं तो मुझे लगता है कि जो शेयर ड्रामा है दानिश तैमूर का ही, साथ में होंगी सारा खान, वो शायद आपको अब लॉन्च होते हुए दिखाया जाए। लेकिन आपके क्या गेस हैं कमेंट्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।